क्लास 10th कैसे हो आप सब। देखो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर हिंदी का। ठीक है, आपको स्क्रीन पर हिंदी का जो है कोड जिसका 002 है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, मैं साथ में आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। आपका सहपाठी चैनल पर अब तक हमेशा 11th-12th का ही जो आपके सीनियर आपके बड़े भाई बहन हैं उनके लिए हम कंटेंट बनाते थे, लेकिन अभी मुझे बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि क्लास 10th के सैम्पल पेपर भी डिस्कस करने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्लास 10th के सैम्पल पेपर्स डिस्कस करते हैं। मैं एक चीज़ जो हमेशा आपके सीनियर जो भाई बहन हैं उनको बोलती हूँ, वही सेम चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ। आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप आपका सहपाठी पे मुझे कमेंट करके बता दो, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिया गया है, मैं भी एक्चुअली आपका पहली बार ही पेपर देख रही हूँ, तो एक बार देख लेते हैं। 3 खंड दिए गए हैं, क ख और ग। कुल 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के उप प्रश्न दिए गए हैं, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए। ठीक है, आपको जो खंड क दिया गया है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 10 प्रश्नों के ही उत्तर दीजिए। ठीक है, 20 में से आपको 20 में से आपको 10 के उत्तर देने हैं। खंड ख में यानी बी सेक्शन में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपको निर्देशों का पालन करते हुए केवल 16 प्रश्नों का उत्तर देना है। ऐसे ही खंड ग में आपको 14 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से आपको सबका आंसर करना है। ठीक है, सही उत्तर वाले को गोले भरी प्रकार से केवल नीली या काली स्याही वाले। ठीक है, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया है उन्होंने कि आप ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन से अपनी शीट OMR शीट में मार्क करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, एक बार हम पढ़ते हैं कि इनको मैं आपको साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में आप ऐसे जो अपठित गद्यांश पद्यांश होते हैं इनको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता, उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है, जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। ऐसा किसका मानना है? लोगों का मानना है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वाले एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाहित करना चाहिए। ये समाहित नहीं, या समाहित होना चाहिए था। ठीक है, हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च शिक्षा की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है, जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और आगे बढ़ते हैं विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद में के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छिन
हो जाए। इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, मैं क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब भी इस टाइप के गद्यांश आपको पेपर में देखने को मिले, आप इसे ना बिना स्ट्रेस लिए, बिना ये सोचे कि जब मैं छोटी थी ना तब मैं सोचती थी इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सीधे क्वेश्चंस पे पहुँचो। नहीं बच्चों, जब तक हम इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे हम क्वेश्चंस के आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक बार अगर आपने इसे सही से पढ़ लिया ना तो ट्रस्ट मी कि आपको एग्जाम में इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस पे पहुँचो और आप आंसर निकाल पाओगे। चलो अब हम देखते हैं आंसर्स को क्या पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। अब देखो, आपने ऊपर पढ़ लिया, हम दोबारा वापस पैराग्राफ पे नहीं जाएंगे, हम इसमें से पढ़ते हैं। पहला दिया है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि समाज सेवी संस्थाओं के बारे में तो पैराग्राफ में बात ही नहीं की गई है। दूसरा, बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा तो बोला ही नहीं गया है। दूसरा, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। ये जो इसका ग आंसर है वो बिल्कुल सही है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा हम वापस से पैराग्राफ पे नहीं गए, हमें गद्यांश दोबारा नहीं पढ़ना पड़ा। दूसरा क्या है, घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बालक श्रमिकों का काम करते देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, हम जागरूक बनना नहीं चाहते, या हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते, या हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। इसका जो घ आंसर है वो बिल्कुल सही है, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं कि अब हम ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमें घरों में भी छोटे बच्चे काम करते हुए मिलते हैं, ढाबों में भी, होटलों में भी, कारखानों में भी, तो क्या है, हम उस चीज़ के यूज टू हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, हमें वो चीज़ नॉर्मल लगती है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। ऑप्शन ग, बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। ऑप्शन ग, बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है। या ऑप्शन घ, बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता। देखो, बाकी सारे भी सही हैं वैसे, लेकिन पैराग्राफ में जो बात बोली गई है वो ये बोला गया है कि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। आपने देखा, हमने सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ने पे हमें दोबारा देखना नहीं पड़ रहा, और ये हम 5-6 नंबर हमारे बहुत आराम से हो जाते हैं। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जागरूकता का अभाव, सेकेंड ऑप्शन दिया है निर्धनता और भुखमरी, थर्ड ऑप्शन दिया है शिक्षा का अभाव, और फोर्थ दिया है लोगों की मनोवृत्ति। सॉरी, देखो इसमें क्या बोला गया है, निर्धनता और भुखमरी के बारे में पैराग्राफ में बात की गई है, बाकी इन तीनों के बारे में पैराग्राफ में कहीं पर कोई बात नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या दिया है, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है। ऑप्शन फर्स्ट, बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है, या लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, या बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, या बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। देखो, आप देखोगे कि इस पूरे पैराग्राफ में ऐसा, देखो आपको सीधे सीधे आंसर्स अगर पैराग्राफ में दे देंगे तो फिर वो बोर्ड एग्जाम नहीं रह जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान पहुंचता है। सीधी सीधी बात है कि बाल श्रम से देश का आने वाला जो भविष्य है, जो फ्यूचर है,
वो अंधकार की ओर जाने लगता है, क्योंकि जो बच्चे हैं जो वही आज के भविष्य हैं हमारे आगे आने वाले समय के। अगर उनको पढ़ाई लिखाई नहीं की जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा डार्क साइड में या अंधकार में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वो वाला हो गया पैराग्राफ। अब हम दूसरा पैराग्राफ, वैसे ये है तो बच्चों अथवा में, या तो आप वो करो या फिर आप ये करो, बट हम पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है ये वाला भी सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब से आपको डेली आपके सारे सैम्पल पेपर मिलेंगे, तो आप इसलिए एक काम कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो बच्चों, ताकि आपको क्या होगा, आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी आपको फटाफट से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो निसंदेह, अच्छे से आराम से पढ़ेंगे। निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ हैं, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नज़रअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफ़ी कमी आई है। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा है। आगे, आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाओं भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुष के बराबर ही काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है, तो ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की। आगे, महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन में जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए। महिलाएं भागीदार का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शारीरिक और ग्रामीण शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। चलो, हमने अच्छे से पढ़ लिया है इस पूरे पैराग्राफ में। अच्छा, अभी थोड़ा सा पैराग्राफ और बचा हुआ है। महिला सशक्तिकरण से महिला केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा है। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले मारते नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पूरे पैराग्राफ में महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, ठीक है। अब अपनी समझदारी और जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम आंसर्स करेंगे। क्या दिया है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। हमें क्यों महिला सशक्तिकरण की महसूस की गई आवश्यकता। पहला ऑप्शन दिया है, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी या वे आत्मनिर्भर थीं। ये तो पॉजिटिव है, ये तो होगा ही नहीं। वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थी, नहीं बिल्कुल नहीं। वे शिक्षित नहीं बिल्कुल नहीं। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा निर्बल थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, गाँव में सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़कें बनवाना, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध करना, या शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। देखो, इसमें बाकी सारी चीज़ें तो कहीं मतलब ठीक है, लेकिन एक तो गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराने से कहीं बताया नहीं गया है। सड़कों के बारे में कोई बात नहीं की गई है। अंधविश्वास और रूढ़िवादी की कोई बात नहीं की गई है।
सिर्फ शिक्षा के बारे में बात की गई है, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज की किस सोच का परिणाम है? पुरातन, सकारात्मक, नकारात्मक या संकीर्ण? देखो बच्चों, सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया? ऑप्शन फर्स्ट, वित्तीय निर्भरता समाप्त हुई, आर्थिक स्थिति में दुर्बलता, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता या वित्तीय ऋण से मुक्ति। देखो, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ये देखो, ये है ना, केवल आर्थिक सुदृढ़ता में ही वो सुधार नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, मैं सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है पूरे पेपर में, पूरे सैम्पल पेपर में, सैम्पल पेपर से बाहर से भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट करो, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो 4th में क्या बोला गया है? क्या महिलाओं के सशक्तिकरण से पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? हाँ, इससे वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं, या नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं? आगे क्या दिया है, और 2 ऑप्शंस देख लेते हैं। हाँ, इससे वे शक्तिशाली बनती हैं, या फिर नहीं, उनका भय मुक्त, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब जो महिला सशक्तिकरण है उससे हमें क्या होता है, वो औरतें, जो महिलाएं हैं, वो भयमुक्त हो जाती हैं, और उनका प्रतिबंध से उन्हें, जो उनके ऊपर लिमिटेशंस हैं, उनसे उन्हें आज़ादी मिलती है, मुक्ति मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको नेक्स्ट काव्यांश, नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या दिया है, देखिए। देश के आज़ाद होने पर बिता लंबी अवधि अब असह्य इस दर्द से है, धमनियाँ फटने लगी, व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए हो गया हूँ, और जर्जर बोझ ढोकर थक गया, अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको, अरे 2 लड़कियां भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगलों में, वन कहाँ हैं, अब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, काटे डाल जा रहे हैं मानवों के बंधु तरवर, फूल से, फल से, दलों से, मूल से, तर छाल से, सर्वस्व देकर जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते सदा कट रहे हैं ये सभी वन, पर्वतों की दिव्य शोभा है निरंतर हो रही विद्युत, ऋतुएं रो रही, गगनचुंबी वन सदा जिनके हृदय से, फूटते झरने, नदी बहती सुशीतल नीर की, हर पहर नित चहकते हैं, कूकते रहते विहग, फूल पृथ्वी का सहज श्रृंगार करते हैं जहाँ। ठीक है, देखो, अगर आप पैराग्राफ में आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आप समझेंगे किस बारे में बात की जा रही है। पैराग्राफ में आपको, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझाती हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब असह्य इस दर्द से मैं असहाय दर्द का कारण क्या है? क्या मतलब है? आज़ादी के बाद लंबी अवधि बिता देना, या फिर खेतों में कड़ी मेहनत करना, या वनों का ना रहना, या जर्जर हो जाना। इसमें पूरे पैराग्राफ में आप देखोगे जंगलों, वन के बारे में बात हो रही है, जो कि पेड़ काटे जा रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ग वाला सही होगा। असहाय दर्द से यहाँ पे मतलब क्या है? वनों का न रहना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जब कुल्हाड़ी की तृषा बढ़ रही, इसमें कथन से क्या तात्पर्य है? क्या मतलब है इसका? हिंसा बढ़ना, सामाजिक क्रांति का होना, युद्ध का अवसर आना, या पेड़ों को काटकर भी तृप्त ना होना। इसमें देखो, पेड़ों को काटकर भी तृप्त ना होना। जब कुल्हाड़ों की तृषा बढ़ रही, मतलब इतने ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को क्या हो रहा है? तृप्ति नहीं मिल रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, और उससे भी ज़्यादा पेड़ और ज़्यादा काटे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अत्येष्टि के लिए लड़कियां सुलभ न होने का कारण है। सॉरी बच्चों, सॉरी, ये लड़कियां नहीं लकड़ियां हैं, मैंने शायद ऊपर भी पढ़ने में मिस्टेक की थी।
अंत्येष्टि के लिए लकड़ियाँ सुलभ ना होने का कारण, आई एम सो सॉरी, क्या है? क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? वन काटे जा रहे हैं, या वर्षा के अभाव में वनों का सूखना, या वन महोत्सव, या मुनाफाखोरी। ऑप्शन फर्स्ट, वन काटे जा रहे हैं, क्योंकि वनों के सूखने के बारे में कोई बात नहीं की गई है, वन महोत्सव भी नहीं और मुनाफाखोरी के बारे में भी नहीं। आगे नेक्स्ट, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? मानव पेड़ों का व्यापार करते हैं, या पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, या पेड़ हमें ईंधन देते हैं, या मानव पेड़ों का रक्षक है। देखो इसमें अगर आप देखोगे तो बाकी सारे मानव पेड़ों का व्यापार करते हैं, ऐसे तो कोई लेना देना है नहीं। मानव बंधु, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? पेड़ों को मानव बंधु इसलिए कहा गया है क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं? सर्वस्व देते हैं। आगे नेक्स्ट, इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? आपको क्या प्रेरणा मिल रही है? स्वच्छता की मिल रही है, स्वार्थी बनने की मिल रही है, वन कटाई की मिल रही है, या वन संरक्षण की मिल रही है? आपको इसमें वन संरक्षण की प्रेरणा मिल रही है। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं, एग्ज़ाम ये आपके लिए कुछ टिप्स हैं, है ना। आपने देखा, हम एक बार गद्यांश, पद्यांश या काव्यांश को पढ़ते हैं, उसको हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं है उसमें। मतलब मैं ये चीज़ जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मुझे भी लगता था कि हम एग्ज़ाम में, क्योंकि 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता, है ना, तो वो टाइम वेस्ट नहीं है। आगे, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग में कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी लालिमा विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ मिलकर उससे, साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। ठीक है, चलो अब इसके देखते हैं क्वेश्चंस। वैसे ये अथवा में है, आपको दोनों में से एक ही देखना है, लेकिन हम तो दोनों बताएंगे क्योंकि कोई बच्चे वो वाले सॉल्व करेंगे। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। ठीक है, देखो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उनकी लिखी गई एक कविता है ये। पहला है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया? सहेली के रूप में, अपनी बिटिया के रूप में, आगे पढ़ने की भी मतलब वो नहीं है, अपनी बिटिया के रूप में इज़ द राइट आंसर। वैसे आगे क्या है एक बार देख लेते हैं, बचपन की मधुर स्मृति नई माँ के रूप में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट आपको दिया है, हाँ, कवित्री सॉरी वर्षों से किसे खोज रही थी? अपनी बेटी को, बचपन की सहेली को, अपने सहचर्य को, या अपने बचपन को? अपने बचपन को। मैं इनको ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ, मुझे पता है कि आप बच्चे काफ़ी समझदार हैं, ये आप जानते हैं, है ना। फिर भी नहीं समझ पाए तो कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। आगे, कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व छलक रहा था? माँ को संग खेलते देखकर, माँ के साथ मिट्टी में खेलने के कारण, या माँ को मिट्टी खिलाने के कारण, या माँ को प्रसन्न देखकर? माँ को मिट्टी खिलाने के कारण, माँ को मिट्टी खिलाने के कारण इसका ग आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी? उसका शरीर धूल फुसरित था और आंखों में डर था? नहीं, उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और भोली आंखों से उत्सुकता झलक रही थी। हाँ बिल्कुल, आंखें शरारत नहीं, या आगे नहीं, इसका ख वाला सही होगा, फोर्थ का ख सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट।
बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ? माँ ने पूछा यह क्या लाई हो, और बेटी बोल उठी माँ काओ। हाँ, फर्स्ट वाला ही सही है ना? यही तो बोला था उसने, क्या लाई है माँ काओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये व्यवहारिक व्याकरण है। इसमें आपको निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। देखो, इसमें सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है। आप देखोगे इसमें संयुक्त वाक्य है। क्यों संयुक्त वाक्य, वो भी बता देती हूँ। संयुक्त वाक्य में क्या होता है बच्चों, 2 वाक्य दिए होते हैं और दोनों ही उपवाक्य होते हैं, दोनों ही मेन होते हैं। जैसे बादल घिराए और वर्षा होने लगी, है ना? मतलब दोनों एक दूसरे की को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और 2 वाक्य अलग अलग हैं, लेकिन वैसे वो क्या है, दोनों ही उपवाक्य हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, इनमें से कौन सा वाला मिश्र वाक्य है? क्या क्या दिया है? अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, ठीक है। बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, या फिर जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। देखो, इसमें से मिश्र वाक्य है लास्ट वाला, घ जो है, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। क्यों, वो भी बता देती हूँ। क्योंकि मिश्र वाक्य में क्या होता है, जो पहला वाला वाक्य दिया होता है ना, वो सरल वाक्य होता है, और इसमें पहला वाला जो है वो सरल वाक्य है कि जो झूठ बोलते हैं, दूसरा वाला उसी का उपवाक्य दिया हुआ है, क्या, उन पर विश्वास मत करो। तो मिश्र वाक्य कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई भी दूसरा उपवाक्य शामिल हो, उनको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया है? आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। इस वाक्य में संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। पहला आपको दिया हुआ है, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया, या जब आनंद 4 दिन गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया, या नेक्स्ट, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सब रहकर सबका प्रिय हो गया, या आनंद जब 4 दिन गांव में रहा तो वह सबका प्रिय हो गया। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट वाला सही है, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया, क्योंकि संयुक्त वाक्य पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी? रेखांकित उपवाक्य का भेद है। फर्स्ट वाला आपको दिया गया है, इसमें संज्ञा आश्रित उपवाक्य, या सर्वनाम आश्रित उपवाक्य, या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, या फिर विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखो, ये है विशेषण आश्रित उपवाक्य। मैं आपको पहचान बता देती हूँ कि आप कैसे पहचानोगे। इसमें क्या है, एक वाक्य दिया गया है, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। आपको एक उपवाक्य दिया होगा, उसके साथ में आपको एक विशेषण आश्रित उपवाक्य और दिया होगा। जैसे वह पुस्तक कहाँ है, ये बात किस पर आश्रित है, मतलब कौन सी पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है? उस वाली पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है जो कि कल खरीदी गई थी। इसलिए इसमें क्या है, इस पुस्तक की विशेषता कौन सी है बच्चों? जो कल खरीदी थी। पुस्तक की विशेषता कौन सी है? जो कल खरीदी थी। इसलिए इसमें विशेषण आश्रित उपवाक्य प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य है। पहला वाक्य आपको दे रहे हैं, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। नेक्स्ट, वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। नेक्स्ट, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। और नेक्स्ट है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। आपसे सरल वाक्य पूछा जा रहा है। सरल वाक्य है, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, तो ग सही होगा। ठीक है, आगे मुझे लगता है सरल वाक्य आपको पता होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं पता है मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, आपको ये समझा दूंगी कि कौन से वाक्य, एक सेशन हम कर लेंगे जिसमें हम देख लेंगे कौन से सरल वाक्य होते हैं और कौन से आश्रित, या जो आपके डाउट्स होंगे वो। आगे पूछा जा रहा है आपसे, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला,
निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। पहला आपको दे रखा है, पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। आपको क्या है, वाक्य का वाच्य बताना है, ठीक है। इसमें कृत्यवाच्य दिया गया है, भाववाच्य दिया गया है, कर्मवाच्य है या करणवाच्य है। देखो, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है, क्यों वो आपको बता देती हूँ। क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, और यहाँ पे क्या है, पर्यटकों द्वारा कर्म कौन सा है, तीर्थ यात्रा की जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हवलदार साहब ने पान खाया। उपयुक्त वाक्य में कर्मवाच्य में बदलना है आपको, ठीक है। आपको ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, हवलदार साहब द्वारा पान खाया जाता है, या हवलदार साहब ने पान नहीं खाया जाता, या हवलदार साहब पान खा रहे हैं, या हवलदार साहब द्वारा पान खाया गया। देखो, सीधी सीधी बात है कि हवलदार साहब द्वारा पान खाया गया क्या है, एक कर्मवाच्य है, क्योंकि हवलदार साहब कर्म क्या है, पान खाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अच्छा, मैं बच्चों फिर से एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोग सैम्पल पेपर एग्ज़ाम से पहले कम से कम 3-4 बार अच्छे से देख लेना। इस वीडियो को सेव कर लो, मतलब हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आपको सेम यहाँ से ही देखने को मिल जाए, ठीक है। आगे, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। भाववाच्य में बदलना है, ठीक है। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके। पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते। पक्षी से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। इसको आपको भाववाच्य में बदलना है। पक्षी से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। क्या भाव है इसमें कि पक्षियों को सॉरी, मैंने निशान कहा, हाँ, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनको बाग उनसे छोड़ा ही नहीं गया। आपको किसमें, भाव में बदलना है। तो ये उनका क्या है, उनका भाव है, पक्षियों को बाग से इतना प्यार है कि उनसे नहीं उड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से कृत्यवाच्य वाला वाक्य छांटिए। कृत्यवाच्य छांटना है आपको, ठीक है। छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ। छात्रों से सभी का स्वागत करवाया गया, या छात्रों ने सभी का स्वागत किया, या छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया गया। कृत्यवाच्य बताना है आपको, ठीक है। इसमें कृत्यवाच्य, छात्रों ने सभी का स्वागत किया, क्योंकि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ये होगा ग। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है। आओ वहाँ बैठो, या फिर आओ वहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे बैठा जाए, आओ वहाँ बैठा जाए, या अब वहाँ बैठते हैं, या चलो अब वहाँ बैठें। देखो, आओ वहाँ बैठ जाएं भाववाच्य है कि दो लोग हैं जो एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं, आओ वहाँ पे बैठा जाए। कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसमें बोलते हैं कि आओ वहाँ बैठे। ऐसा आप कब बोलते हो, मतलब अगर वैसे सोचा जाए तो आप कैसे किसी भाव के साथ बोलते हो ना, है ना, तो वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम कल दिल्ली जा रहे हैं। रेखांकित पद का परिचय है। जातिवाद संज्ञा एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, मैं आपको बताऊं, ये पहली बात तो हम कल दिल्ली जा रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अधिकरण कारक है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बालक बहुत मेधावी है। इसमें यह वर्ड जो दिया गया है, हाँ, क्या है, निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं, ये है सर्वनामिक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, विशेष्य बालक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अचानक वर्षा होने लगी।
क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। वैसे मैं बता दूं आपको, अचानक वर्षा होने लगी, ये क्या है? रीतिवाचक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता है। ठीक है, होने लगी क्या है? क्रिया की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। वह भारत मैच जीत गया, इसमें आपको है मेरे हिसाब से समुच्चय बोधक अव्यय नहीं, विस्मयादि सूचक अव्यय तो है ही, शोक सूचक नहीं, शोक नहीं है, ये घ होगा क्योंकि इसमें प्रसन्नता हो रही है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, क्या है ये? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एकवचन कर्ता कारक। हाँ बिल्कुल, यही वाला सही है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एकवचन कर्ता कारक है। आगे निम्नलिखित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक और अजग रहे लख, एक और मृग राय। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। हाँ, उपरोक्त काव्य पंक्तियां निहित रस है। अच्छा सॉरी, ऊपर और है, विकल बटोरी बीच री परियो मूर्छा खाए, इसमें वीर रस है, करुण रस है, या फिर भयानक रस है, या फिर रौद्र रस है। मुझे एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, मैं एक बार फिर से वापस पढ़ लेती हूँ। एक और अजगर लख, एक और मृग राय। ठीक है, भयानक है इसमें, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि एक और, तो क्योंकि जब भी किसी भयानक वस्तु या जीवन को देखकर भावी दुख की आशंका होती है हृदय में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भय कहते हैं, इसलिए इसमें भयानक रस है। आगे बढ़ते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे कौन सा किसका स्थायी भाव है? उत्साह शांत रस का, वीर रस का, हास्य का, या रौद्र का? देखो बच्चों, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। श्री कृष्ण से के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। क्या है? उपयुक्त वाक्य पंक्तियों में निहित रस है, कौन सा रस है इसमें? रौद्र रस है, विभत्स रस है, या भयानक रस है, या वीर रस है? देखो इसमें रौद्र रस है, कैसे पता चला रौद्र रस है? मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रौद्र रस में क्या होता है कि जब एक पक्ष या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या दूसरे पक्ष का अपमान करने और अपने गुरुजनों आदि की निंदा से क्रोधित हो जाते हैं, तो फिर वो तो उसको क्या बोलते हैं? रौद्र रस। और अच्छा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है ना। आगे बढ़ते ही पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं? आलंबन विभाव, या फिर विभवचारी भाव, या फिर उद्दीपन विभाव, या फिर स्थायी विभाव? इसका आंसर होगा स्थायी विभाव। ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? आपको ये याद होने चाहिए। अद्भुत, मैं वैसे अभी आपको बता देती हूँ कि अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वो विस्मय होता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है आपसे? खंड ग में देखा आपने, हमने लगभग आधे घंटे के अंदर आपका फर्स्ट पूरा सेक्शन कर लिया और सेकंड कर लिया। चलो ग में 3-4 क्वेश्चन और हैं, फटाफट से इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है? नहीं साहब वो क्या है, एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है। नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल वो देखो वो आ रहा है, आप किसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे
बहुत से चश्मे लिए, आदि आदि एक गली में से, अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ये प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? आपको बताना है इसमें देशभक्त किसे कहा गया है। हवलदार को कहा गया है, कैप्टन चश्मे वाले को कहा गया है, सामान्य आदमी को कहा है या लेखक को कहा है? चश्मे वाले को कहा है, पढ़ने की आगे ज़रूरत नहीं है दोबारा। आगे, पाने वाले को कौन सी बात हवलदार साहब को अच्छी नहीं लगी? मूर्ति बनाने वाले का अपमान, हवलदार साहब पर हंसना, या फिर मूर्तिकार के कार्य का टीका टिप्पणी, या देशभक्त का मजाक बनाना, देशभक्त का मजाक उड़ाना। आगे सॉरी, चश्मे वाले एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था? उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, उसे किसी से बात करनी थी, उसे दुकान बाजार के बीचों बीच थी, या वह उसके जानकार की दुकान थी, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? हवलदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे? चश्मे वाला फेरी क्यों लगाता है? वह चश्मे कब से बेच रहा है? इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? ग आंसर सही है, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हवलदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, पहला ही आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। बेटी की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था? अच्छा, पतोह का पुनर्विवाह करना, पतोह को शिक्षा दिलवाना, या फिर पतोह को घर से निकालना, या फिर पतोह को घृणा करना। बच्चों ये आपके ना उस पे आपके जो लेसन्स दिए होंगे ना बुक में, उस पर आधारित क्वेश्चंस है, तो इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं है चैप्टर, है ना। आगे नेक्स्ट भी ऐसा ही है, तो मैं ये दो क्वेश्चंस आपको 8th वाले के दोनों नहीं बता पाऊंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे, और शायद मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड लास्ट होगा। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। नाथ शंभुधुन भंज निहारा, कोहय केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह करें किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक जो करे सेवकाई, अर करनी करें लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिवधुन तोरा, सहस बाम सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाव विहाय समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले पर सुधरहि अपमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गुसाई। ठीक है, चलो इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, एक बार यहाँ देख लेते हैं। अच्छा आगे भी है, हाँ, ये धुन पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भ्रंकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तेहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। पहला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? क्या कहा राम ने? फर्स्ट दिया गया है आपको, धनुष तोड़ने वाले कोई राजकुमार हैं, या धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, या धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र होगा, या धनुष अपने आप टूट गया। इसका होगा धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। वैसे मैंने मतलब
मुझे पता है ये मैंने रामायण से पढ़ा है, तो बट आपको चौपाइयों से भी समझ में आएगा, ठीक है। स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह किसका धनुष था? राजा जनक का था, राम का था, विष्णु जी का था या परशुराम जी के आराध्य शिव जी का था? परशुराम जी के आराध्य शिव जी का था। आगे नेक्स्ट, शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। यही इसका सही आंसर है। फर्स्ट। आगे, भृंकुल केतु किसे कहा गया है? लक्ष्मण को, राजा जनक को, परशुराम को या फिर विश्वामित्र को? देखो इसमें परशुराम जी को भृंकुल केतु कहा गया है, तो ग आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर। क्या है? शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? कर्ण से या सहस्बाहु से या घटोत्कच से या फिर दुर्योधन से? सहस्बाहु से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं और ये आज के इसके लास्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर विकल्प चुनिए। गोपियों के अनुसार किससे राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने या फिर उद्धव ने? गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? श्री कृष्ण ने, ठीक है। आगे, सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? ये पता है हमें, उद्धव को कहा है क्योंकि वो हमेशा श्री कृष्ण के पास रहते हैं और उनका संदेश लेकर गोपियों के पास आए हैं, ठीक है। आपने देखा पूरा 1 घंटा भी नहीं लगा और हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। वो वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए जो कि आपके अथवा में दिए हुए थे। तो मुझे लगता है आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ है नहीं समझ में आ रही है, आप हमें कमेंट करो, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और मतलब सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के साथ। तब तक आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको सारे वीडियोज़ के सैम्पल पेपर्स के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।